हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक बैट पर शुरू होती है। हाँ, वही जो चैलेंज करते हैं ना, वही वाला बैट, और ख़त्म। Well, let's just say it will leave you questioning everything about life, presenting Anton Chekhovsky, the bet. एक तरफ एक रिच बैंकर है, दूसरी तरफ एक यंग लॉयर। दोनों ने एक ऐसे शर्त लगाया जो उनकी ज़िंदगी ही बदल देगा। बट वॉज इट वर्थ इट? लेट्स फाइंड आउट। एंटोन चेखवॉक, तो पहले थोड़ा जान लेते हैं कहानी के मास्टरमाइंड के बारे में, एंटोन चेखवॉक के बारे में। चेखवॉक एक रसियन राइटर और प्ले राइट थे जिन्हें शॉर्ट स्टोरीज़ का किंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, एक पूरी फिलॉसफी होती है। 1860s के रसिया में, ये ना 1860s में बोर्न हुए थे रसिया में, और डॉक्टर भी थे। इमेजिन करो, दिन में पेशेंट ट्रीट करना और रात को क्लासिक स्टोरीज लिखना। बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ थी उनकी। उनकी राइटिंग्स रियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच के परफेक्ट ब्लेंड है। ठीक है, उनकी राइटिंग्स रियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच एक दोनों के बीच, रियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच एक परफेक्ट ब्लेंड होके आता है उनका वर्क। मतलब उनका फोकस इमोशंस और ह्यूमन साइकोलॉजी पर होता है, बिना कोई मेलोड्रामा डाले। और द बैट भी एक ऐसी ही कमाल की स्टोरी है जो लाइफ, ग्रीड और विजडम के कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करती है। द बैट लिखी गई थी 1889 में, एक टाइम जब रसिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रुमोइल चल रहा था। ये इरा था रियलिज्म का, जब लिटरेचर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहा था। चेखवॉक भी इस मोमेंट का एक बड़े कंट्रीब्यूटर थे। कहानी बेसिक लग सकती है, एक बैट लगता है, एक आदमी 15 साल तक एक कमरे में रहता है, बट ट्रस्ट मी, इसका फिलोसफी और डेप्थ जो माइंड ब्लोइंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये स्टोरी एक फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चन उठाती है, ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है, या पैसा या फिर नॉलेज, कौन सा ज़्यादा बहुत, या फिर कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। तो कहानी शुरू होती है एक रिच बैंकर के पार्टी में, जहाँ लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं क्या डेथ पेनल्टी बेटर है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लॉयर कहता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेटर है क्योंकि जीना हमेशा बेहतर है। बैंकर बोलता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो डेथ से भी बुरी है। और बस ये डिस्कशन एक बेट में बदल जाता है। बैंकर चैलेंज देता है, अगर लॉयर 15 साल तक अकेले एक कमरे में रहेगा बिना किसी इंसान से बात किए, तो उसे 2 मिलियन रूबल्स मिलेंगे। रूबल्स एक क्या बोलते हैं, वो करेंसी होता है, ठीक है, रशियन करेंसी। लॉयर मान जाता है ये बात से, लेकिन ये 15 साल लॉयर की लाइफ ही चेंज कर सकता है। पहले वो डिप्रेस्ड होता है, फिर बुक्स पढ़ने लगता है, फिर फिलोसफी, साइंस, लैंग्वेजेस, और अंत में वो एक अलग ही इंसान बन जाता है। जब उसके 15 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं तो बैंकर गिल्ट फील करता है कि कहीं उसे ये पैसा देने ना पड़े। लेकिन ट्विस्ट ये है, लॉयर खुद ही प्रिजन छोड़ के चला जाता है एक दिन पहले, और एक नोट छोड़ जाता है। उसने पैसे छोड़ दिया क्योंकि अब उसको समझ आया है कि दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक इल्यूज़न है। मतलब जो बेट लॉयर ने जीती, वो ही उसने छोड़ दी और भाग गया एक दिन पहले ही। मतलब उसका जो इम्प्रिजनमेंट का ख़त्म होने वाला था, उसके अगले दिन इम्प्रिजनमेंट ख़त्म होने वाला था, तो उसके पहले दिन ही वो छोड़ के, वो रूम को छोड़ के वो कहीं भाग गया है। और ये कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाती है, क्या पैसा सच में सब कुछ है? बैंकर और लॉयर दोनों काफ़ी कुछ सीखते हैं। बैंकर का ग्रीड ने उससे ऑलमोस्ट एक क्राइम तक पहुंचा दिया, और लॉयर की आइसोलेशन ने उसको दुनिया के ऊपर उठने की समाज दे दी। और क्या नॉलेज मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या इंसान अकेले रहना या फिर रहते रहना बर्दाश्त कर सकता है? ये क्वेश्चंस द बेट को टाइमलेस बना देते हैं। तो चलिए इस प्रोज को पूरे डिटेल्स में समझते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या है स्टोरी, और समझते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डार्क ऑटम नाइट में, जहाँ एक ओल्ड बैंकर अपने एक स्टडी में इधर उधर चक्कर काट रहा है। क्यों? क्योंकि वो 15 साल पुराने एक पार्टी को याद कर रहा है जो उसके घर में हुई थी। इस पार्टी में काफ़ी इंटेलिजेंट लोग आए थे, स्कॉलर्स, जर्नलिस्ट और सोसाइटी के बड़े लोग। डिस्कशन हो रही थी कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद। ज़्यादातर लोग मान रहे थे कि कैपिटल
पनिशमेंट को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये एक क्रिश्चियन स्टेट के मॉरल्स के खिलाफ है। लोगों का कहना था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेटर है, क्योंकि ये एक इंसान को सुधारने का मौका देता है, ना कि उसकी लाइफ छीन लेता है। पर यहाँ पे बैंकर डिसएग्री करता है। वो कहता है कि अगर लॉजिकली सोचा जाए तो कैपिटल पनिशमेंट ज़्यादा ह्यूमनी है। उसका कहना था कि मौत की सज़ा तुरंत ख़त्म हो जाती है, जबकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट धीरे धीरे एक इंसान को मरने पर मजबूर कर देती है। एक एग्जीक्यूशन एक सेकंड में ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, पर उम्र कैद इंसान को सालों तक तड़पता हुआ छोड़ देता है। उसके हिसाब से एक ही बात थी, अगर किसी का जीना छीनना ही है, तो उसको तुरंत मार देना बेटर है। ये सब है वो जो बैंकर का ताकतवर तरकीब था बैंकर का। और एक लोअर की सोच, कोई भी लाइफ डेथ से बेहतर है। इस डिस्कशन के बीच एक यंग लॉयर भी था, जो सिर्फ 25 साल का था। जब उसे पूछा गया तो उसने अपना ओपिनियन दिया। उसके हिसाब से दोनों पनिशमेंट्स गलत है, पर अगर ठीक है, उसके हिसाब से दोनों पनिशमेंट गलत है, पर अगर उसे चूज़ करना पड़े तो वो लाइफ इम्प्रेजनमेंट को चूज़ करेगा, क्योंकि जीना हमेशा बेटर है, चाहे जैसे भी हो। और बस ये बात बैंकर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बैंकर, जो उस वक्त यंग और इम्पल्सिव था, उसका गुस्सा चढ़ गया। वो टेबल पे ज़ोर से मुक्का मारकर लॉयर से कहता है, झूठ, मैंने 2 मिलियन रूबल्स की शर्त लगाता हूँ कि तुम 5 साल भी एक सेल में नहीं रह सकते। अब लॉयर भी ज़िद्दी था। वो कहता है, अगर आप सीरियस है तो मैं 5 नहीं 15 साल जेल में रहूँगा। और बस बैंकर और लॉयर के बीच शर्त लग गई। यही है द बैट। बैंकर 2 मिलियन रूबल्स स्टेक करता है और लॉयर अपनी पूरी फ्रीडम। ठीक है, उस वक्त बैंकर बहुत अमीर था, उसके पास बहुत पैसा था, इसीलिए उसको लगा ये सिर्फ एक मजाक है। वो लॉयर से हंसकर कहता है, मेरे लिए 2 मिलियन कुछ भी नहीं है, पर तुम अपनी ज़िंदगी के 3 to 4 बेस्ट ईयर्स वेस्ट कर दोगे। मुझे यकीन है तुम इतना टाइम नहीं रहोगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो बैंकर लॉयर को बताता है कि अगर तुम किसी जेल में होते तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, पर यहाँ पे तुम्हारी मर्ज़ी से इम्प्रेजनमेंट है। और यही सोच तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर करेगी। तुम जब चाह के बाहर आ सकते हो, पर फिर तुम्हें शर्त हारनी पड़ेगी। और यही साइकोलॉजी टॉर्चर लॉयर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था। तो दोस्तों, कहानी की फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक ईगो बैटल एक लाइफ चैलेंजिंग शर्त में बदल गई। बैंकर की सोच थी कि पैसा सब कुछ है, और लॉयर की सोच थी कि लाइफ चाहे कैसे भी हो, जीना बेटर है। पर क्या सच में लॉयर 15 साल तक अकेला रहेगा? और अगर रहा तो क्या वो वही इंसान रहेगा जो शर्त के पहले था? ये सब हम आगे के पार्ट्स में देख लेते हैं। अब तक हमने देखा कि ये जो बैंकर है वो अपने रूम में एक कोने से इधर उधर होके वो ये सब जो पार्टी था, कैसे ये बेट का शुरुआत हुआ, वो सब याद कर रहा है। और अभी अभी भी अब वो बैंकर अपने कमरे में इधर से उधर टेल रहा होता है, पुरानी बातें याद कर रहा होता है और खुद से सवाल करता है, मैंने ये शर्त क्यों लगाई? इसका कोई फ़ायदा भी है? एक तरफ लॉयर ने अपनी ज़िंदगी के 15 साल खो दिए, और दूसरी तरफ मैंने 2 मिलियन दांव पर लगा दिया। क्या इस शर्त से ये साबित हो गया कि कैपिटल पनिशमेंट ज़्यादा बुरा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट? बिल्कुल नहीं। ये सब एक बेकार की जिद थी, एक अमीर और शौकीन आदमी का मजाक और एक गरीब लॉयर के पैसे की भूख। ये सब वो सोच रहा होता है। फिर उसके दिमाग में उस रात के बाद क्या हुआ था वो सब वापस आने लगता है। शर्त के मुताबिक लॉयर को एक अलग से बनाए गए कमरे में बंद रखा गया, जो बैंकर्स घर के बाग वाले हिस्से में था। एग्रीमेंट के मुताबिक लॉयर बाहर नहीं आ सकता था, किसी इंसान से मिल नहीं सकता था, किसी की आवाज़ नहीं सुन सकता था, और ना ही कोई न्यूज़पेपर या लेटर रिसीव कर सकता था। उसको सिर्फ किताबें पढ़ने, म्यूज़िक बजाने, वाइन पीने और सिगरेट पीने की इजाज़त थी। बाहर की दुनिया से सिर्फ एक छोटी सी विंडो के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकता था। जो भी चाहिए होता, बुक्स, म्यूज़िक या वाइन, वो एक नोट लिखकर मांग सकता था।
एग्रीमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। पूरे 15 साल तक 14 नवंबर 1870 से लेकर 14 नवंबर 1885 तक लॉयर को उसके उसी रूम में बंद रखना था। अगर लॉयर सिर्फ 2 मिनट भी जल्दी जल्दी से बाहर निकलता तो बैंकर पैसा देने से आज़ाद हो जाता। अब आता है लॉयर का पहला साल, अकेलेपन का सज़ा। पहले साल में लॉयर का हाल बहुत बुरा था। उसके छोटे छोटे नोट से ये समझ आता था कि वो अकेलेपन और बोरडोम से बहुत परेशान था। उसके कमरे से रात दिन पियानो की आवाज़ आती रहती थी, जैसे वो अपनी टहनी या फिर उनकी टाहियाँ को भुलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसने वाइन और टोबैको को रिजेक्ट कर दिया। एक नोट में उसने लिखा, ये जो लॉयर है उसने एक नोट में लिखा, वाइन डिज़ायर्स को एक्साइट करती है और एक प्रिजनर के लिए डिज़ायर भी सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और वैसे भी अकेले अच्छी वाइन पीना बिल्कुल बोरिंग है। और उसने ये भी लिखा कि टोबैको यूज़ करना उसके कमरे की हवा ख़राब करता है, इसलिए उसने उससे भी दूर रहना बेहतर समझा। इस साल लॉयर सिर्फ हल्का फुल्का लिटरेचर पढ़ रहा था, रोमांटिक नॉवेल्स, क्राइम स्टोरीज, फैंटासी टेल्स और कॉमेडीज। मान लो ये उसके लिए टाइम पास का एक तरीका था, ताकि वो अपने दुख और अकेलेपन से भाग सके। अब क्या होता है, लॉयर के तन्हाई का असर। दूसरे और पाँचवें साल का बदलाव। दूसरे साल तक पियानो की आवाज़ बंद हो गई। लगता था जैसे लॉयर अब म्यूज़िक से भी बोर हो चुका था। अब उसने सिर्फ क्लासिकल लिटरेचर मांगना शुरू कर दिया। शायद वो ज़्यादा गहराई से सोचने लगा था। पाँचवें साल एक अलग ही फेज़ था। फिर से म्यूज़िक सुनाई देने लगा और अब उसे वाइन भी मांगनी शुरू कर दी। लेकिन जो लोग उस पर नज़र रख रहे थे, उन्होंने देखा कि उसका बिहेवियर काफ़ी बदल गया था। पूरा साल बस खाने-पीने और बिस्तर पर लेटने में निकल गया। वो बार-बार जम्हाई लेता, गुस्से में खुद से बात ही करता, जैसे अंदर ही अंदर किसी फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहा हो। सबसे अजीब बात, वो अब बुक्स भी नहीं पढ़ता था। कभी-कभी रात को लंबे-लंबे लेटर्स लिखता, पर सुबह उठते ही सब फाड़ देता। 1-2 बार उसने उसके रोने की आवाज़ भी सुनाई दी। ये सब देखकर लग रहा था कि तन्हाई का असर अब उसके दिमाग पर पड़ने लगा था। अब हम देखते हैं कि छठे साल के दूसरे हिस्से से लॉयर का जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। मतलब सिक्स्थ ईयर का 6th मंथ के बाद इस लॉयर के जीवन में ना एक बड़ा बदलाव आता है। पहले जो इंसान अकेलेपन और उदासी से गूंज रहा था, अब उसकी भूख सिर्फ किताबों के लिए रह गई। और सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान को अपने अंदर बसाने के लिए। उसने लैंग्वेजेस, फ़िलॉसफ़ी और हिस्ट्री का इतना गहरा अध्ययन किया कि बैंकर को उसके लिए चारों साल में लगभग 600 किताबें मंगवानी पड़ी। सोचिए, एक इंसान जो सिर्फ 4 साल पहले डिप्रेशन और बोरडोम से गूंज रहा था, अब एक इंटेलेक्चुअल बन चुका था। एक दिन लॉयर ने बैंकर को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने कहा, मेरे प्यारे जेलर, मैंने ये लेटर 6 अलग-अलग भाषाओं में लिखा है। आप इसे एक्सपर्ट्स को दिखाइए। अगर उन्हें एक भी गलती ना मिले तो कृपया गार्डन में एक बंदूक चलवा दीजिए। उस आवाज़ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मेहनत सफल रही। बैंकर ने ये किया और गार्डन में 2 गोलियां चली। लॉर्ड्स की जीत हो चुकी थी। ये उसकी मेहनत का सबसे बड़ा प्रमाण था। छठे से 10वें साल तक लॉयर एक ज्ञान के समुंदर में डूब गया था, लेकिन 10वें साल एक अलग कहानी लेकर आया। अब वो सिर्फ एक ही किताब पढ़ रहा था, न्यू टेस्टामेंट, यानी बाइबल की न्यू टेस्टामेंट को वो पढ़ रहा था। बैंकर को ये बहुत अजीब लगा। एक इंसान जो 4 साल 600 कठिन किताबें पढ़ चुका था, वो अब एक छोटी सी धार्मिक किताब में, एक होली किताब में इतना समय क्यों बिता रहा था। लेकिन ये लॉयर की अंतरात्मा की तलाश थी, जो अब धार्मिक विचारों और थियोलॉजी की तरफ बढ़ चुकी थी। आखिरी 2 साल में एक और नया बदलाव आया। आखिरी 2 साल में लॉयर का पढ़ने का तरीका और भी अजीब हो गया। पहले जो इंसान एक विश्वास या फिर एक विषय पर
केंद्रित होता था, अब वो इधर-उधर भटक रहा था, जैसे ज्ञान के समुद्र में किसी टूटी हुई नाव का यात्रा हो। कभी वो साइंस की किताबें मँगवाता, कभी शेक्सपियर या बायरोन का साहित्य, कभी मेडिसिन का टेक्स्ट बुक, कभी कोई फ़िलॉसफ़ी का ग्रंथ। इसका मतलब क्या था? लॉयर अब सिर्फ़ एक विषय पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो सब कुछ समझना चाहता था एक एक साथ। जैसे कोई इंसान डूबने से बचने के लिए एक एक के बाद एक सहारा लेने की कोशिश करे, वैसे ही लॉयर हर तरह के ज्ञान को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना रहा था। फिर तो सवाल ये है कि क्या वो पैसा के लिए ये सब कर रहा था, या उसने ज़िंदगी का एक अलग सच जान लिया था? इसका जवाब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी जितना तक ये स्टोरी रहा, ये सब आपका पहला पार्ट है, ठीक है? ये स्टोरी का, ये प्रोज का पहला पार्ट है। दो पार्ट से एक पार्ट ये हो गया, और एक दूसरा पार्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे बैंकर की चिंता और एक भयानक सोच। अब हम कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचे हैं। बैंकर जो पहले इस शर्त को एक मजाक समझ रहा था, अब एक ऐसी दोहरा पर खड़ा है जहां उसके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपने सारी दौलत गवा दे या फिर एक भयानक पाप करे। बैंकर को याद आता है कि अगले दिन दोपहर के 12 बजे लॉयर को आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ लॉयर के लिए नहीं थी, बैंकर के लिए एक बड़ा बोझ भी था। क्यों? क्योंकि उसके पास लॉयर को देने के लिए 2 मिलियन रूबल्स नहीं बचे। बच्चों, 15 साल पहले ये बैंकर बहुत अमीर था। उसके पास इतनी दौलत थी कि गिनने मुश्किल हो गए, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। बैंकर का दुख, पैसा या कर्ज? उसके उसने शेयर मार्केट में जुआ खेले, रिस्क लिया, स्पेक्यूलेशंस की, और लेकिन हर बार हारा। आज ये प्राउड बिजनेसमैन सिर्फ एक आम बैंकर बन गया है, जो हर छोटी सी मार्केट की हालचाल से घबराता है। उसका मन गुस्सा और निराशा से भर चुका है। वो सोच रहा है, ठीक है, वो जो बैंकर है वो सोच रहा है उस नालायक को मर जाना चाहिए था। वो सिर्फ 40 साल का है, उसके पास पूरा जीवन पड़ा है, उसके पास पैसा होगा, शादी करेगा, जीवन का आनंद लेगा, शायद मेरे जैसे ही स्टॉक मार्केट में भी गैम्बल करेगा, और मैं एक गरीब लाचार बूढ़ा बनकर बस देखता रहूँगा। और अब एक खतरनाक सोच उसके दिमाग में आती है, अगर ये लॉयर मर जाए तो ये शर्त भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब ना उससे पैसा देना पड़ेगा, और ना उसकी बेइज्जती होगी, और ना ही वो गरीब बनेगा। फिर एक मॉरल डिलेमा, सही या गलत आप बताइएगा, कि यहाँ एक बड़ा मॉरल क्वेश्चन उठता है। क्या पैसा इंसान को इतना लालची बना सकता है कि वो एक निर्दोष व्यक्ति की मौत की अम, कामना करने लगे? क्या एक इंसान की भूख इतनी बढ़ सकती है कि उसकी इंसानियत पर से विश्वास ही उठ जाए? अब देखिए बैंकर क्या करता है, क्या वो एक निर्दोष व्यक्ति का खून कर देता है, या फिर उसका मन परिवर्तन होता है? ये हम कहानी के अगले हिस्सों में देखेंगे। अब देखते हैं बैंकर के भेद भरी रात में एक भयानक इरादा। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक और टेंशन भरे मोड़ पर पहुंच गई है। रात के ठीक 3 बजे घड़ी बजती है, पूरा घर सो रहा है, सिर्फ बैंकर जाग रहा है, और उसके दिमाग में एक भयानक योजना चल रही है। बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा तेज चल रही है, और पेड़ पौधे हवा से चीख रहे हैं, ठीक है। ये रात एक अजीब से सन्नाटे भरी और डरावनी लग रही थी। बैंकर अपने सेफ से एक चाबी निकालता है, वो चाबी जो पिछले 15 साल से इस्तेमाल नहीं हुई थी। बिना कोई आवाज़ किए वो अपनी ओवरकोट पहनता है और बाहर निकल जाता है। बैंकर के बाग में सफ़र अंधेरा और सन्नाटा। बाहर हर जगह अंधेरा है, बारिश हो रही है, और ठंडी हवा के झोंके पूरे बाग को हिला रहा है। बैंकर को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, ना जमीन, ना मूर्तियाँ, ना गार्डन विंग, ना ही पेड़ पौधे। जैसे तैसे वो गार्डन विंग की तरफ बढ़ता है। वहाँ पहुँचकर वो वॉचमैन को 2 बार पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये तो उसके लिए अच्छा हो गया, अगर मैं अपने ये जो फ्रेज़ है, ये तो उसके लिए अच्छा हो गया, ये वो बोल रहा है। अगर मैंने अपनी ये योजना सफलतापूर्वक पूरा कर ली, तो पहले शख्स तो इसी वॉचमैन पर जाएगा। बैंकर मान ही मन सोचता है ये सब।
कैद खाने का अंदर का मंजर आता है अभी। अब बैंकर धीरे से सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़कर कैद वाले हिस्से तक पहुंचता है। सब जगह अंधेरा है। वो जो मैचस्टिक जलाता है, एक छोटी सी रोशनी का झलक होता है। उससे दिखाई देता है कि वहाँ एक बिस्तर पड़ा है, लेकिन उस पे कोई चद्दर नहीं है। एक लोहे का बड़ा सा स्टोव कोने में अंधेरे में दिख रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, जो दरवाज़ा 15 साल से बंद था, उस पर जो मोहरें सील्स लगी थी, वो अब तक टूटी नहीं थी। तो सोचिए, तो अब क्या होगा? क्या बैंकर अंदर घुसकर लॉयर का खून कर देगा या फिर कहानी के नए मोड़ पे लेगी? तो चलिए देखते हैं, अब कहानी अपने सबसे रोमांचक और सस्पेंस भरे मोड पर पहुंच गई है। बैंकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है। बैंकर का अंदर झुकना। फिर बैंकर धीरे से छोटी सी खिड़की से झांकता है। अंदर हल्के उजाले में एक कमज़ोर सी कैंडल जल रही है। उसकी मध्यम रोशनी में एक आदमी का पिछला हिस्सा दिखाई देता है। उसके लंबे बाल, दुबली पतली हाथ और एक मेज के पास शांत बैठा शरीर। 5 मिनट तक वो आदमी हिलता भी नहीं। सोचिए, 15 साल की कैद ने उसे एक मूर्ति की तरह भी हिल भी न, उसके उसके उसे एक मूर्ति की तरह भी हिलचल बना पूरा एक स्टैचू बना दिया है। बैंकर खिड़की पर उंगली से हल्की सी दस्तक देता है, लेकिन प्रिजनर कोई रिएक्शन नहीं देता। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है अब बैंकर हल्की सी सांस लेकर हिम्मत बनाता है। वो धीरे धीरे मोहरे सील्स तोड़ता है और चाबी ताले में डालता है। जैसे ही वो चाबी घुमाता है, एक पुराना जंग लगा ताले जोर से अब भरता है। घर्र कर की आवाज़ आती है और दरवाज़ा धीरे से खुल जाता है। बैंकर सोचता है कि अब प्रिजनर हिरन होकर उछल पड़ेगा, मतलब चीखेगा या भाग उठेगा। लेकिन 3 मिनट तक पूरा कमरा उतना ही शांत रहता है जितना पहले था। जब बैंकर अंदर जाता है तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है। टेबल के सामने जो आदमी बैठा है वो एक सामान्य इंसान नहीं लग रहा था। वो एक जीता जागता स्केलेटन लग रहा है। सूखा हुआ शरीर, चमड़ी एकदम टाइट चिपकी हुई, चेहरा पीला और गाल एकदम ढसे हुए। उसके बाल और दाढ़ी बढ़ चुकी है, सफ़ेद हो रही है और पीठ एकदम लंबी और पतली दिख रही है। सोचिए, ये वही नौजवान वकील है जो सिर्फ 40 साल का है, लेकिन 15 साल की तन्हाई में उसका पूरा शरीर एक बूढ़े आदमी जैसे बना दिया है। मेज के ऊपर एक छोटी सी कागज की पट्टी पड़ी है जिस पर कुछ लिखा है। बैंकर उसी वक्त सोचता है, बेचारा ये सो रहा होगा और सपने में अपने 2 करोड़ या फिर 2 करोड़ रुपया देख रहा होगा। और फिर उसके दिमाग में एक भयानक सोच आती है, मुझे बस इसे बिस्तर पर फेंकना है, एक तकिए से इसकी सांसें रोकनी है और फिर कोई भी शक नहीं करेगा कि इसकी मौत असामान्य थी। लेकिन फिर भी लेकिन फिर उसके दिमाग कहता है, रुको, पहले देखे इसे इसने क्या लिखा है। तो देखिए, चलो क्या लिखा है हम लोग अब पढ़ते हैं। अब जो चिट्ठी है, वकील का आखिरी संदेश, एक चौंकाने वाली फैसला। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। जहाँ बैंकर उसे मारने आता है, वही उससे एक ऐसे संदेश मिलता है जो उसकी सोच को जड़ से हिला देता है। वकील का चिट्ठी, पूरा आज़ादी से इनकार। वकील ने एक कागज़ लिखा था और उसमें लिखा था कि कल रात 12 बजे उसे आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन वो आज़ादी लेना ही नहीं चाहता। उसने लिखा कि मैंने आज ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी सेहत और तुम्हारे पैसे को ठुकराता हूँ। सोचिए, एक इंसान जो 15 साल से सिर्फ इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था, अब कहता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए। उसने लिखा कि उससे दुनिया को देखा तो नहीं, लेकिन किताबों के माध्यम से कुछ जी लिया है। जैसे उसने किताबों में जैसे जी भर के शिकार किया, सुंदर औरत से प्यार किया, कवियों की रचनाओं में खो गया, पहाड़ों के छोटे से सूर्य उगते और डूबते देखा, बड़े बड़े शहर देखे, धरती के सबसे बड़े रहस्य समझे। यानी जो अनुभव लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में इकट्ठा करते हैं, उसने सिर्फ किताबों से सब कुछ जी लिया था। उसने सिर्फ किताबों से सब कुछ जान लिया था।
और वकील का ज्ञान ये था कि सब कुछ एक माया है। वकील लिखता है कि मैं अब तुम्हारी दुनिया को समझ गया हूँ, सब कुछ एक झूठ है, सब कुछ एक मिथ्या है। वो कहता है कि पैसा, बुद्धि, सुंदरता और सब कुछ एक दिन मिट जाएगा, सब कुछ एक दिन ज़मीन के नीचे छुप जाएगा, जैसे चूहे अपने बिल में छुप जाते हैं। तुम सब पागल हो, तुम झूठ को सच समझते हो और बदसूरती को खूबसूरती। जैसे अगर एक आम का पेड़ पर मेंढक उगने लगे तो हर कोई हैरान हो जाएगा, वैसे ही मैं हैरान हूँ कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में जीने आए हो। ये शब्द कितने गहरे हैं। ये वकील धन, समृद्धि, ज्ञान सब कुछ ठुकराता है क्योंकि उसके लिए ये सब बेकार है। सबसे बड़ा आश्चर्य 2 करोड़ का त्याग। इसका मतलब है वो जो 2 मिलियन रूबल्स को वो त्याग करता है। अब सोचिए, जिस 2 करोड़ रुपया के लिए उसने 15 साल गुजार दिए, उसे भी वो त्याग कर रहा है। उसने लिखा, ये पैसे के बारे में उसने लिखा कि मैं ये सब पैसा नहीं चाहता, मैं दुनिया के सारे मोह माया को ठुकराता हूँ। मैं वक्त या फिर रुको, मैं वक्त पूरा होने से 5 मिनट पहले ये जगह छोड़ दूंगा, ताकि ये साबित हो सके कि मैं इस शर्त का पत्थर ही नहीं हूँ। तो अब सोचिए, क्या बैंकर को ये देखकर झटका लगा होगा? जिसने उसे मारने की सोची वो तो खुद ही पैसा छोड़कर जाने वाला है। क्या ये कहानी सिर्फ एक शर्त की ही थी? ये क्या ज़िंदगी की कोई बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है इसमें? अब हम कहानी के सबसे आखिर में आ चुके हैं, जो यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ बैंकर एक बड़ी चाल चलाने वाला था, वही उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आई जो उसके जीवन भर की सोच को बदल दिया। जब बैंकर ने वकील का चिट्ठी पढ़ा तो उसका दिल पिघल गया। जो इंसान उसका दुश्मन लग रहा था, अब उससे एक महान व्यक्ति दिखने लगा। उसने उस स्ट्रेंज आदमी के सर को चूमा चूमा और किस किया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ये वही बैंकर था जो पैसे के लिए किसी की जान लेने को तैयार था, लेकिन अब उसे खुद से ही घिन आने लगी थी। उसने सोचा कि स्टॉक मार्केट में जितना भी नुकसान हुए, उससे भी बड़ी हार ये थी कि जो उसने आज महसूस की। रात भर उसे नींद नहीं आई, क्योंकि वो सोच रहा था कि एक आदमी जो पैसा ही सब कुछ समझ रहा था, अब उसे एक कागज़ के टुकड़े जितना भी महत्वपूर्ण नहीं समझता। अब सुबह जैसे ही सूरज उगा, वॉचमैन ढूंढता हुआ बैंकर के पास आया। उसने कहा, साहब, वो आदमी रात को खिड़की से निकल गया। वो गार्डन में से होते हुए सीधा गेट के बाहर चला गया। बैंकर ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है और देखता है कि सचमुच वकील जेल छोड़ चुका है। मतलब जो व्यक्ति 15 साल तक एक कमरे में रहा, उसने आखिरी दिन खिड़की से निकलकर सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन बैंकर ने एक बड़ा काम किया। उसने वो चिट्ठी उठाया जिसमें वकील ने पैसे ठुकराने की बात लिखी थी। उसने उसे अपने लॉकर में बंद कर दिया, ताकि कोई और इस बात का राज ना खोल सके, क्योंकि अगर लोग जान जाते कि वकील ने पैसे ठुकराया है तो बैंकर की बेइज्जती हो सकती थी भी। कहानी का शिक्षा या फिर ये शिक्षा, ध्यान का ज्ञान, धन का ज्ञान, ये कहानी सिर्फ एक शर्त की नहीं थी, बल्कि ये एक महान संदेश है। क्या पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, या ज्ञान, अनुभव और जीवन का महत्व ज़्यादा बड़ा है? वकील ने 15 साल तक सिर्फ पढ़ाई की और समझ गया कि पैसा एक भ्रम है, लेकिन बैंकर जो सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा, वो ज़िंदगी भर हार गया। आखिर में वकील जीत गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, और बैंकर जीत कर भी हार गया क्योंकि उसका मन शांति नहीं पाया। तो ये था, इस कहानी से हम यही सीख मिलती है कि सिर्फ धन का मोह करना बेकार है। जीवन का असली सुख किताबों, अनुभव और अंतर्दृष्टि से आता है। आप सभी का धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। थैंक यू।